ओके। तो आवाज आ रही है? कोई कंफर्म यस करो सर। भाई। यस हाँ, सर। यस सर। ठीक है। तो पिछले टर्न पे हम लोग आलू काट रहे थे एक्चुअली, कि आलू इसलिए कि जनरली मैकेनिक्स की किताबों में जब कोई जनरल बॉडी की बात हम लोग कर रहे होते हैं तो ऐसा कुछ ट्रेंड है कि ये आलू जैसी फिगर बना देते हैं। पता नहीं क्यों। बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अब किसी को बोलोगे ऐसी कोई भी बॉडी रैंडम, किसी भी इन जनरल किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही एक शेप बना लेते हैं आलू जैसा। तो हम लोग जो है वो इसको, हमने क्या किया था कि हमने ये एक बॉडी ली थी और उसको एक प्लेन से काटा था। तो ये जब इस आलू को काट के दो टुकड़े कर दिए तो उसकी जो सरफेस एक्सपोज हुई उसके ऊपर हम ट्रैक्शन निकाल रहे थे, जिसको आप स्ट्रेस वेक्टर भी कहते हो। तो और ट्रैक्शन से और इस या स्ट्रेस वेक्टर से हमको स्ट्रेस टेंसर तक जाना था। तो हमने क्या किया था कि हमने इसको काटा और इसके जो है वो इसके ऊपर जो भी फोर्सेस आई, इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आएंगी क्योंकि उसको बैलेंस करना है एक्सटर्नल फोर्सेस को। भाई जब बॉडी अपने आप में इक्विलिब्रियम में है तो इंटरनल फोर्स हो या सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो बैलेंस कर रही होंगी। लेकिन जब आपने इसको बॉडी को काट दिया बीच से, तो अब आधी बॉडी पे तो जो फोर्सेस थी वो तो हट गई फ्री बॉडी डायग्राम में से, बल्कि अब जहां से काटा वहां पे कुछ फोर्सेस आपको ऐड करनी पड़ेंगी। ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो अब अगली चीज जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये है मेरा आलू और इसको मैंने काटा किसी प्लेन से, इस पे एक पॉइंट लिया पी, उस पी से पास होने वाला एक प्लेन मैंने ले लिया और इसको मैंने काट के इसकी इंटरनल सरफेस एक्सपोज कर दी। तो ये इंटरनल सरफेस कैसी दिखेगी? ऐसी कुछ दिखेगी। इसके ऊपर हमने कल जो है वो फोर्सेस डिफाइन की थी डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर उसके बाद में हमने जो है वो इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर हमने स्ट्रेस वेक्टर या क्या बोलते हैं ट्रैक्शन एट पॉइंट पी डिफाइन किया था। लिमिट एरिया टेंडिंग टू जीरो, जो इसके अराउंड एक छोटा सा एरिया लिया था। लोग डेल्टा ए भी लिखते हैं कई बार, छोटा एरिया मतलब डिफाइन शो करने के लिए। लिमिट और ये एफ, जो फोर्स जो इस पूरे एरिया पे टोटल फोर्स लग रही है वो है एफ। क्या है एफ? टोटल, या बल फोर्स, टोटल क्या बल्कि टोटल फोर्स ओवर एरिया ए। ये ऐसे हमने जो है वो टीपी डिफाइन किया था। अच्छा, ये जो प्लेन है इस प्लेन का एक नॉर्मल है, मतलब इस प्लेन का ओरिएंटेशन पी पॉइंट से तो इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स पास कर सकते हैं आप। ऐसे ऐसे एक प्लेन पास करा सकते हो, ऐसे काट सकते हो, कल मैंने बोला था कैसे भी काट सकते हो, बस पी से पास होना चाहिए क्योंकि पी पे हम डिफाइन करना है हमें। तो अगर हम इस पी पे ये ब्लैक वाले प्लेन की बात करें तो इसका नॉर्मल जो है से एन है, इसका नॉर्मल को एन से डिनोट करें। अब ये रेड वाला जो है इसका कुछ और नॉर्मल होगा। तो अभी ब्लैक वाले की बात करते हैं। तो इसका जो नॉर्मल है वो एन है। तो ये जो टीपी है, मैंने कल ये सवाल पूछा था कि क्या टीपी जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ द कटिंग प्लेन पे डिपेंड करती है, यानी एन ओरिएंटेशन प्लेन का कैसे डिफाइन हो रहा है एन से। तो क्या टीपी जो है वो एन पे डिपेंड करता है? तो आंसर था कि हाँ, टीपी बिल्कुल प्लेन पे डिपेंड डिपेंड करेगा, क्योंकि आप इसको जैसे काटोगे वैसे जो है वो उसके ऊपर जो है वो बदल जाएगा कितनी फोर्स उस पर लग रही है फ्री बॉडी डायग्राम में।
तो इसलिए ये बताने के लिए कि ये टीपी किस एन के लिए है, भाई ये तो अलग अलग एन के लिए अलग अलग वैल्यू होगी ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एन लगा देते हैं छोटा सा ब्रैकेट में। तो ये टी पी एन जो नोटेशन है, बेसिकली इस नोटेशन का मतलब है कि ये क्या है, ये है ट्रैक्शन एट पॉइंट पी ऑन ए प्लेन विद नॉर्मल एन। ठीक है, अब एक और सवाल पूछते हैं हम कि ये तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया जो हमने काटा था, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरा पार्ट भी है हमारा, ये जो है ये वाला पार्ट। अच्छा, ये पी पॉइंट इस प्लेन पे है, तो यही सेम प्लेन इस से ही हमने ये पार्ट भी काटा है जो दूसरा वाला पार्ट है, तो ये पी पॉइंट इसमें भी आएगा, आना चाहिए। अच्छा, प्लेन का अगर हम आउटवर्ड नॉर्मल ले रहे हैं इस बॉडी से, ये जो काटा हुआ है इसके आउटवर्ड नॉर्मल ये एन है, तो इस बॉडी का आउटवर्ड नॉर्मल ये हो जाएगा बेसिकली -n, इसके पैरेलल होना चाहिए ना, मतलब ये प्लेन है, तो अगर ये इधर वाली साइड का इधर वाली साइड का नॉर्मल ये है ब्लैक से, तो इधर वाली साइड का नॉर्मल ये हो जाएगा -n, इसके अपोजिट डायरेक्शन में -n हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे ये -n हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस बॉडी को ना लेके ये वाली बॉडी यूज करते स्ट्रेस डिफाइन करने के लिए, तो ये स्ट्रेस हमारी क्या कहलाती, ये स्ट्रेस कहलाती टी -n, है ना, क्योंकि अब ओरिएंटेशन प्लेन का -n है एट पॉइंट पी, होता पी पे ही। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये क्या है, ये है हमारा जो हमने ट्रैक्शन इससे डिफाइन किया, और ये है हमारा ट्रैक्शन जो हमने इससे डिफाइन किया। आप थोड़ा सा सोच के ये बताइए कि अगर ये ट्रैक्शन इसका ये है टी पी एन है, और ये टी पी -n है, इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए नेचुरली, क्या लगता है ये कि ये बराबर होंगे, डबल होंगे, अ, या डायरेक्शन सेम होगा, अपोजिट होगा, कुछ कुछ मतलब हम कह सकते हैं इसके बारे में सोच के, क्योंकि ये बेसिकली हमने यहीं से काटा है, तो ये पी था, इसी पॉइंट पे फोर्स एक इधर लग रही है एक इधर लग रही है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में इक्विलिब्रियम पे है, तो ये सेम होने चाहिए फोर्सेस बेसिकली, और डायरेक्शन इनका अपोजिट होना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टी पी पॉइंट पे अगर आपने एन डायरेक्शन में फोर्स ली, और अगर आपने टी पी पे -n डायरेक्शन में फोर्स ली, तो वो जो है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वरना तो वो पॉइंट भाग जाएगा। इस रिलेशन को कहते हैं कॉशीज पोस्ट्यूलेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पी पॉइंट अपने आप में इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए जो है ये होगा कि इनका जो ये जो फोर्स है, चाहे इस वाली बॉडी पे देखें या इस वाली बॉडी पे, ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं अगली चीज पे, जो है कॉशीज थ्योरम। अब ये वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलस वाला नहीं है, कोशी के बहुत सारे थ्योरम है, जैसे गॉस के बहुत सारे थ्योरम है, तो यहाँ पे हम कोशी के एक अलग थ्योरम की बात करेंगे जो आपने मैथ में नहीं पढ़ा होगा। ये यहीं पे फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा ये, अभी जो कोर्स कर रहे हो सॉलिड मैकेनिक्स का, उसमें ये थ्योरम यूज़ होता है।
तो इसको हम यहाँ पे सेम थ्योरम हम डिराइव करेंगे, वही सेम फ्लूइड में होता है, सेम सॉलिड में होता है, किसी भी उसके लिए कंटिन्यूम मैकेनिक्स में वैलिड है बेसिकली। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो कि मैं बना लेता हूँ। इसके बाद में मैं बनाऊंगा एक टेट्राहेड्रन। ठीक है भाई। तो ये मेरा एक्स, सॉरी ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ये मेरा जेड डायरेक्शन है। अच्छा। हम्म, एक चीज और जो कोशिश थ्योरम बताने से पहले इम्पोर्टेंट है, वो ये, कहाँ गया, हाँ वो ये कि बेसिकली अगर आपके पास में हमने जो है वो इसको ट्रैक्शन को जब ऐसे डिफाइन किया, टी पी एन इज इक्वल टू लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो एफ ओवर ए। तो अगर आपके पास में मान लीजिए एक सरफेस है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर आपको सब जगह जो है वो टीपी की वैल्यू दी हुई है। इस सरफेस पे जो भी, इस सरफेस के ऊपर अगर आपको जो है वो टीपी की वैल्यू दी है हर पॉइंट के ऊपर, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? बेसिकली फोर्स इज दिस ट्रैक्शन इनटू एरिया एक पॉइंट पे। तो अगर हमें सारे पॉइंट पे सम करके टोटल निकालना हो, टोटल फोर्स ओवर इस सरफेस, तो हम क्या करेंगे, उस सरफेस के ऊपर सम कर देंगे टीपी टू स्मॉल एरिया डी ए। तो भाई अगर ये डी ए है, इस पॉइंट पे ट्रैक्शन हमको पता है, ये अगर नॉर्मल है, नॉर्मल है इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो ऐसे ही हम हर पॉइंट के लिए टीपी इंटू डी ए कर देंगे और उसका जो है इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको टोटल सरफेस फोर्स मिल जाएगी। फोर्सेस जो हैं मैकेनिक्स में दो तरह की होती है, एक होता है सरफेस फोर्स, तो ये जो मिलेगी ये हो जाएगी टोटल सरफेस फोर्स ओवर ए सरफेस, सरफेस फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स, जब दो बॉडीज जो हैं वो कांटेक्ट में आती हैं, तो उनके बीच में जो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं सरफेस फोर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो नाइफ से कोई चीज काटते हो, छुरी से जो है वो आपने एक ब्रेड काटने की कोशिश की, यहाँ पे इससे काटने की कोशिश की, तो ये जो नाइफ जब इसके कांटेक्ट में आया ब्रेड के, तो उसने इस पे फोर्स लगाई। ये फोर्स जो है जब लगाई, तो ये कितनी, तो ये जो फोर्स लगाई ये कैसे लगाई, ये इसके कांटेक्ट में आके लगाई इसकी। तो वो जब कांटेक्ट में आएगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा, पहले वो इसकी बॉडी की सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। फिर बात अलग है कि जब वो कट जाएगा तो वो फिर सरफेस, अंदर की सरफेस एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन बेसिकली वो कांटेक्ट में हमेशा सरफेस के आ रहा है, तो ये सरफेस के थ्रू ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऐसे कोई भी फोर्स है, आप जो है वो किसी को
मुक्का मारते हो, तो वो कांटेक्ट फोर्स है या सरफेस फोर्स है, आप उसके जो है वो बॉडी की सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हो। और जो सरफेस फोर्स होती है वो कितनी इंटेंस है, कितनी तीव्र है, वो हमको पता चलता है ट्रैक्शन से बेसिकली। कि वो, अब जैसे ये नाइफ का ही एग्जांपल लें, तो इसमें अगर नाइफ की एज जो है वो बहुत शार्प होगी तो क्या होगा, कांटेक्ट एरिया जो है जिस पे फोर्स लग रही है, एरिया बहुत छोटा हो जाएगा। जब एरिया छोटा हो जाएगा, एरिया अगर कम होगा, तो ये इसकी वैल्यू प्रेशर की बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब भी ये आपका ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ट्रैक्शन बेसिकली प्रेशर का एक तरह से जनरलाइजेशन है, कि प्रेशर तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स होती है, ट्रैक्शन जो है वो कोई भी सरफेस फोर्स हो सकती है, शियर हो या नॉर्मल हो। तो तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमको पता चलती है टीपी से। और अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो हमको टीपी को इसको टी को, ट्रैक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टीपी नहीं लिखते हैं क्योंकि वो सारे पॉइंट्स की वैल्यू को इंटीग्रेट करना होगा। तो वो हो जाएगा टी इंटू डी ए। ठीक है। इसी तरह से दूसरी जो फोर्सेस होती है, एक तरह की फोर्सेस होती है, वो कहलाती है बॉडी फोर्सेस। तो बॉडी फोर्सेस जो है वो सारी बॉडी पे एक साथ लगती हैं, एक्ट थ्रू आउट ए बॉडी। तो ये बिना कांटेक्ट के ही अप्लाई हो जाती है, पूरी बॉडी पे लगती है। तो बॉडी फोर्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एटमॉस्फेयर फोर्स। ग्रेविटेशन। सॉरी, हाँ, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है वो मैग्नेटिक। बॉडी फोर्स है, क्योंकि बिना कांटेक्ट में आए भी ग्रेविटेशन, अब इसी ब्रेड के लोफ को ले लीजिए आप, इसके हर पॉइंट पे ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है अर्थ की वजह से। अर्थ के कांटेक्ट में नहीं भी है तब भी हर पॉइंट पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है सब जगह। तो सरफेस फोर्सेस सिर्फ सरफेस पे एक्ट करती हैं, बॉडी फोर्सेस थ्रू आउट द बॉडी एक्ट करती हैं। तो अब जब सरफेस फोर्स क्योंकि सरफेस पे एक्ट करती है, तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम उस फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसीलिए हमने ट्रैक्शन को, सरफेस फोर्स की जो इंटेंसिटी है जिसे ट्रैक्शन बोल रहे हैं, उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है वो क्या किया, एरिया से डिवाइड किया। अच्छा, किसी ने बोला कि बॉडी फोर्स के एग्जांपल में एटमॉस्फेरिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक फोर्स बॉडी फोर्स नहीं है, वो सिर्फ सरफेस पे एक्ट करती है। वो तो प्रेशर है एयर का, वो तो आपकी सरफेस पे अंदर एक्ट कर रहा है, वो अंदर नहीं एक्ट करता एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, तो बॉडी फोर्स का एग्जांपल बेस्ट है ग्रेविटी। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी, अगर आपका मटेरियल चार्ज्ड है या मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी अंदर तक एक्ट करती हैं, पूरे मटेरियल में थ्रू आउट एक्ट करती हैं। तो ये कहलाती हैं बॉडी फोर्स। और इनका इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, क्योंकि ये पूरी वॉल्यूम पे लग रही हैं, तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो मेजर होती है पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में, क्योंकि पूरे मास पे, ये पूरे वॉल्यूम पे एक्ट हो रही है। तो इंटेंसिटी is measured per यूनिट वॉल्यूम और मास। तो बेसिकली अगर ग्रेविटी की ही बात करें, हम अगर कोई छोटा सा कोई कोई पत्थर ले लें, और उस पत्थर के ऊपर हम उसका से फॉर एग्जांपल उसकी वॉल्यूम है v, ठीक है, उसकी डेंसिटी है रो, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो टोटल फोर्स उस पर कितनी लग रही है, फोर्स, बॉडी फोर्स कितनी लग रही है उस पे, आपके ग्रेविटी एम जी है ना, बॉडी फोर्स लग रही है उस पे एम जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसका वेट है वही तो ग्रेविटी फोर्स है। और एम को हम लिख सकते हैं रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो इंटेंसिटी ऑफ बॉडी फोर्स क्या हुई,
इंटेंसिटी हुई फोर्स अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि पूरे वॉल्यूम पे लग रही है तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो हर एक पे उसकी इंटेंसिटी क्या है। मतलब जब भी हम किसी चीज की इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसको उसी चीज से डिवाइड करते हैं ना जिस पे एक्ट कर रहा है। कि जैसे अगर वेलोसिटी निकालते हैं जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इंटेंसिटी है, तो उसको टाइम से डिवाइड करते हैं कि कितनी देर में ट्रेवल किया। तो इसी तरह से हम जब ये निकालेंगे कि बॉडी फोर्स जो है वो कितनी तेज है, तो उसको निकालने के लिए भाई बड़ी बॉडी पे ग्रेविटी बड़ी होगी, तो और छोटी बॉडी पे मतलब बड़ी बॉडी का वेट ज्यादा है, उस पर टोटल फोर्स ज्यादा लग रही है, और छोटी बॉडी पे जो है वो टोटल फोर्स कम लग रही है। जबकि दोनों पे ग्रेविटी जो है वो सेम अर्थ की वजह से लग रही है, तो इसलिए इंटेंसिटी निकालने के लिए उसके मास से उसको या उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही एफ बी जो है इसको जब डिवाइड करेंगे तो रो वी जी ओवर वॉल्यूम करेंगे तो ये हो गया रो जी। रो जी हमारा जो है वो आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि आपको जो है वो इंटेंसिटी गिवन है, तो बॉडी फोर्स की इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बी से। तो अगर इंटेंसिटी आपको गिवन है तो उससे बॉडी फोर्स कैसे निकालेंगे? टोटल बॉडी फोर्स एफ बी इज, भाई एक पॉइंट पे अगर हम उसकी फोर्स ले लें, एक किसी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो होगी इंटेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो जी इनटू दैट वॉल्यूम अराउंड दैट पॉइंट, और इसको पूरी वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो जाएगी हमारी बॉडी फोर्स टोटल। तो टोटल फोर्स किसी बॉडी पे जो लगती है उसको लिखा जा सकता है ऑन ए बॉडी, उसको लिख सकते हैं सरफेस फोर्स एफ एस प्लस बॉडी फोर्स एफ बी। तो जो फोर्स कांटेक्ट में आने की वजह से लग रही है और जो फोर्स ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस तरह की चीज़ों की वजह से लग रही है। तो पहला वाला जो टर्म है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रैक्शन को पूरे एरिया पे इंटीग्रेट या सरफेस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बॉडी के। और वो बॉडी की पूरी सरफेस अगर लेंगे तो वो क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। प्लस बॉडी फोर्स निकालने के लिए हमें पूरी वॉल्यूम में उसकी इंटेंसिटी को बॉडी फोर्स की पूरी वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी टोटल फोर्स। और टोटल फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अ, ये आप जानते हो, टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। तो अब हम कोशी का जो थ्योरम है उसको प्रूफ करने के लिए हम ये एक टेट्राहेड्रन बनाते हैं। ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रन आपने मोस्ट लाइकली सॉलिड मैकेनिक्स में देखा हुआ है। इसको अगर मैं ओ कहूँ, इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, और इसको सॉरी सी कहूँ, तो ये जो मेरी बॉडी है, अब इसके ऊपर मुझको जो है वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। सो बेसिकली सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। अब ये देखिए कि हम्म, ये जो है इसका हम इसका वो लिख लेते हैं कि अगर ये इसकी ओ ए की ओ ए जो है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, ओ वाई डेल्टा वाई के, और ओ सी डेल्टा जेड के बराबर है। अब टोटल फोर्स जो है वो दो फोर्सेस का सम होगी, एक होगी सरफेस फोर्स और दूसरी होगी बॉडी फोर्स। ठीक है भाई। तो सरफेस फोर्स जो है हमारी, वो कितनी सरफेस पे लग रही है? हमारी चार सरफेसेस हैं, ये टेट्राहेड्रन है। तो हमको जो है वो सारी सरफेसेस पे फोर्सेस निकाल के और सम करना पड़ेगा, और फिर बॉडी फोर्स को निकालना पड़ेगा, और फिर एक्सेलरेशन को। तो एक एक करके इसको करते हैं। तो पहली चीज जो है वो सरफेस फोर्स की बात करें तो ये होगी, एक तो सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेन ए बी सी, एक सरफेस है, प्लस दूसरी सरफेस पे भी फोर्स ले लें, जो है ए ओ सी, प्लस तीसरी सरफेस पे ले लें सी ओ बी, प्लस चौथी सरफेस पे ले लें ए ओ बी। सब पे एक एक करके फोर्स निकालें। अब मान लीजिए कि ये जो है, हम मानते हैं कि ये जो है हमारा टेट्राहेड्रन स्मॉल है, ज़्यादा बड़े साइज का नहीं है। तो इस पे जो ट्रैक्शन लग रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बॉडी उसको छोटा करते जाओगे एरिया को, तो वो उसका जो वेरिएशन है वो स्मॉल होता जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल एक सरफेस के ऊपर जो इंटीग्रल है वो बेसिकली ट्रैक्शन इस पे किसी एक पॉइंट पे इनटू इनटू दैट एरिया उसके बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर जैसे आपको कोई सर्फ सॉरी क्लोज नहीं, अगर जैसे ये कोई सरफेस है डी एस, तो अगर ये एस डेल्टा एस है, तो लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, अगर ये सरफेस जो है जिस पे आप निकाल रहे हो बहुत छोटा होता जा रहा है, तो आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हो टी इंटू डेल्टा एस। यही होगा, इंटीग्रल की डेफिनेशन से ही आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी के लिए हम लिखेंगे ट्रैक्शन ओवर सरफेस ए बी सी। तो फोर्स ऑन ए बी सी इज इक्वल टू ट्रैक्शन ऑन ए बी सी इंटू दिस एरिया ए बी सी। तो एरिया ए बी सी जो है उसको मान लीजिए डिनोट करते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू इसको इसको आप बोल दीजिए कुछ नाम दे दीजिए, ए।
अगर इसे ए बोल दें तो ये हो जाएगा TABC × A प्लस फोर्स ऑन सरफेस AOC। तो AOC जो सरफेस है उसका जो ट्रैक्शन है AOC एरिया AOC। अब ये एरिया AOC जो है और जो आपका एरिया ABC है, इनके बीच में एक ज्योमेट्रिक रिलेशन है। जो रिलेशन मैंने कल भी आपको दिखाया था या उससे पिछले टर्न पे, वो रिलेशन क्या था? अगर आप थोड़ा पीछे जाएं यहाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये DA = DS cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? ये दोनों सरफेस के नॉर्मल के बीच में बीच का एंगल। यानी कि अगर आपका एक एरिया है, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर आपका कोई सरफेस है, कोई एरिया है, ठीक है, इसको आप प्रोजेक्ट करो किसी प्लेन पे, तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया आया, तो अगर इस सरफेस का नॉर्मल n था और ये इसका ये इस सरफेस का नॉर्मल था जिस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये, तो ये जो एंगल थीटा होगा, तो दिस एरिया इज, इफ दिस एरिया इज, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए इसको बोल देते हैं एरिया को। इफ दिस एरिया इज, क्या यूज करूं? स्मॉल ए सर कर लीजिए। स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए। इफ दिस एरिया इज स्मॉल ए, देन दिस एरिया विल बी A cos थीटा, जो इसका प्रोजेक्शन है। ये आप थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा के जो है वो चेक कर सकते हो कि ये जो एरिया है, अगर इसको आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये A cos थीटा आएगा प्रोजेक्टेड एरिया। और A cos थीटा को अगर मैं इसका डायरेक्शन K मान लूं, तो A cos थीटा को N.K से भी डिनोट कर सकता हूँ। N.K विल बी cos थीटा, क्योंकि N और K दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो जो है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ कॉस हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये AOC जो एरिया है वो बेसिकली XZ प्लेन में ABC एरिया का प्रोजेक्शन है। दिस AOC एरिया इज जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ AOC इन द XZ प्लेन। अगर आपको ये और अच्छे से समझना है तो आप ये कर सकते हो कि इस वाले एरिया का ABC को यहाँ से इस पॉइंट से ज्वाइन करके C को और इसके मिड पॉइंट M को ज्वाइन कर दो, तो ये दो टुकड़ों में हो जाएगा। और फिर उसका जो लाइन आएगी उसको यहाँ प्रोजेक्ट कर दो XZ प्लेन में। तो अगर आप समझाने के लिए अगर मैं बताऊं, ये M से ज्वाइन कर दो और फिर M को प्रोजेक्शन लो इस प्लेन में, तो ये ऐसे करके आएगा। अब आप इसका एरिया निकाल लो AOC का दो टुकड़ों में, और जो है ABC का एरिया तो आपको पता ही है। तो जब आप ये एरिया निकालोगे ना दो टुकड़ों में ट्राइंगल का रूल फॉलो करके, और आपको इसकी हाइट भी पता है और ये लेंथ आपको पता चल जाएगी यहाँ के एंगल से, तो आपको मालूम चलेगा कि बेसिकली इसका प्रोजेक्शन ही है। मैं इसको या तो असाइनमेंट में डाल दूंगा या क्यों, वैसे ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बेसिकली एरिया, हम बात कर रहे थे कि एरिया AOC जो है वो क्या होगा? वो प्रोजेक्शन होगा XZ प्लेन में एरिया ABC का। तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो ऐसे लिखा जाएगा, एरिया AOC इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ABC ऑन XZ प्लेन। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, XZ प्लेन का नॉर्मल क्या है? J वेक्टर, सॉरी, J वेक्टर। Y जो है वो XZ जो प्लेन है हमारा XZ प्लेन, उसका नॉर्मल है Y।
और जो है वो ये जो है हमारा ABC, इसका नॉर्मल क्या है, इसके नॉर्मल को हम डिनोट कर देते हैं n से। सो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा एरिया ABC इंटू n.j। यही तो था ना, यहाँ पे n.k था क्योंकि हम जिस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका नॉर्मल k था। अभी हम जिस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका नॉर्मल j है, तो इसलिए ये n.j हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे, और ये जो n.j है, तो n अगर आपका यूनिट वेक्टर है तो उसको कंपोनेंट्स है एक्स आई, एन एक्स आई, एन वाई जे प्लस एन जेड के। इन्हीं को जो है वो डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। तो इसीलिए एन डॉट जे क्या हो जाएगा मेरा, एन वाई बेसिकली। तो ये एरिया, तो इसलिए एरिया ऑफ ए ओ सी इज एरिया ऑफ ए बी सी का प्रोजेक्शन, यानी कि ए बी सी इंटू एन डॉट जे, यानी एरिया ऑफ ए बी सी इंटू एन वाई। और ए, एरिया ऑफ ए बी सी को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हो गया ए एन वाई बेसिकली। तो ये हो गया मेरा ए एन वाई। इसी तरह से सी ओ बी जो है, सी ओ बी एरिया जो है वो ए बी सी का किस प्लेन में प्रोजेक्शन है, एरिया सी ओ बी किस प्लेन में जो है वो ए बी सी का प्रोजेक्शन है। सर वाई जेड। यस, वाई जेड प्लेन में। सो बेसिकली नॉर्मल क्या हुआ वाई जेड प्लेन का, आई। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करके कि ट्रैक्शन ऑन सी ओ बी इज ए एन आई, ए एन एक्स। इसी तरह से हम तीसरी टर्म लिख देंगे ट्रैक्शन ऑन ए ओ बी ए एन जेड। इसको अब साफ साफ लिख लेते हैं। तो साफ साफ लिखने का मतलब यह है कि बेसिकली हमारी जो टोटल सरफेस फोर्सेस हैं, टोटल सरफेस फोर्स ऑन द टेट्राहेड्रॉन बराबर है जो अभी ऊपर निकाला, क्या निकाला कि ट्रैक्शन ए बी सी इंटू एरिया ए प्लस ट्रैक्शन सी ओ बी इंटू एरिया ए एन एक्स। तो मैं ये सी ओ बी को पहले लिख दे रहा हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ऑर्डर को ताकि एक्स पहले आ जाए। ट्रैक्शन ए ओ सी इंटू एरिया ए इंटू एन वाई प्लस ट्रैक्शन ए ओ बी एरिया ए एन जेड। ये मेरी टोटल सरफेस फोर्स हो गई। सर थर्ड टर्म ए एन एक्स है। थर्ड टर्म ए एन जेड है, ए ओ बी ए एन जेड। तो मैंने एक्स वाली पहले लिख ली है। एक्स वाली कौन सी है, यहाँ पे देखो। एक्स वाला, एक्स नॉर्मल किस प्लेन का है, वाई जेड का, तो ये हो गया सी ओ बी। एक्स वाली टर्म होगी सी ओ बी, यानी सी ओ बी प्लेन पर ट्रैक्शन। और ये हो गई आपकी
ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये लिमिट एरिया टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स जो है ये हमने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड के स्मॉल जो है वो हमने लिया है, तभी हम जो है वो इसको इंटीग्रल की जगह जो है वो ट्रैक्शन इनटू एरिया लिख रहे हैं, वरना इस पे इंटीग्रेट कर रहे होते एरिया पे। अब आप ये देखो कि जब हम ये लिमिट लेंगे इसकी, और जो है वो इसको तो क्या होगा, ये जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो होगा, तो ये सारे ए बी सी ये सारे पॉइंट ओ पे आ जाएंगे बेसिकली। भाई जब ये इसको छोटा करते जाएंगे तो ये बेसिकली इफेक्टिवली ये तो ओ पे आ जाएंगे। जब ये ओ पे आ जाएंगे तो ये सारे जो ट्रैक्शन हमने डिफाइन किए ये ओ पे आ जाएंगे। तो ये बेसिकली ओ पॉइंट पे ए बी सी ये सब कोइंसाइड करके ओ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है जो हमने ट्रैक्शंस जिनकी बात कर रहे हैं सरफेस पे, वो ओ पॉइंट पे ही ट्रैक्शन है। तो ओ पॉइंट पे जब वो ट्रैक्शन है तो उसमें से जो ए बी सी जो ट्रैक्शन है वो बेसिकली वो ट्रैक्शन एट ओ। तो यहाँ अगर मैं लिखूं कि ट्रैक्शन ए बी सी जो है इन द लिमिट ए टेंडिंग टू ज़ीरो या डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, वो जो है बेसिकली है हमारा ट्रैक्शन एट ओ इन द डायरेक्शन ऑफ इन द आपकी ऑन द स्क्रीन प्लेन नहीं दिख रही विच है। हैज डायरेक्शन एन, सॉरी। सही, स्क्रीन सर आपकी रुक गई एक जगह। नहीं, अच्छा, एक सेकंड में दोबारा शेयर करता हूँ। वैसे तो मुझे तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका आपका टेट्राहेड्रन है, तो ये वाला जो प्लेन है इसका नॉर्मल है एन, ठीक है। इसको कह रहा हूँ मैं ए बी सी, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ये मेरा जेड डायरेक्शन है। तो लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो पे टी ए बी सी क्या होगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा, वो होगा आपके ट्रैक्शन एट ओ ऑन द प्लेन विच हैज डायरेक्शन एन। क्योंकि ये जो प्लेन है जब ये इसको छोटा करते जाएंगे तो ये प्लेन का डायरेक्शन तो वही रहेगा एन। तो जब इसको टेट्राहेड्रन को टेट्राहेड्रन रखते हुए इसको छोटा करते जाएं तो ये जो है वो हमारा जो ये टी ए बी सी है इस सरफेस पे ए बी सी सरफेस पे जो ट्रैक्शन है वो बेसिकली ओ पे आ जाएगा, और वो ओ के ऊपर हमको ट्रैक्शन देगा इन डायरेक्शन एन वाले प्लेन पर, ओ के ऊपर। इसी तरह से लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो में जो हमारा ट्रैक्शन ए ओ बी है वो वो क्या हो जाएगा, ये भी ओ पे आ जाएगा। तो ये वाला तो ट्रैक्शन था जो इस सरफेस पे लग रहा था, टी ए बी सी। अब ये हम बात कर रहे हैं इस सरफेस के ट्रैक्शन की। हो तो किसी भी डायरेक्शन, मतलब ट्रैक्शन तो किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन इसका जो प्लेन है उसका डायरेक्शन क्या है।
जो ट्रैक्शन ए ओ बी पे लग रहा है उस प्लेन का डायरेक्शन क्या है? वाई। वाई। निगेटिव वाई। यस सर, नेगेटिव वाई। तो ये हो गया बेसिकली माइनस माइनस जे डायरेक्शन में। इसी तरह से लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो टी सी ओ बी इज ट्रैक्शन एट ओ इन द निगेटिव। ये मैंने नोटेशन चेंज तो नहीं कर दिया एबीसी का? हाँ कर दिया। कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसको ठीक करता हूँ। एबीसी मैंने चेंज कर दिए, ए बी सी। तो अब इसके हिसाब से मेरा हो जाएगा, ये तो सही है, ये तो ए बी सी रहेगा, ये चेंज हो जाएगा ए ओ बी। इसके हिसाब से हो जाएगा अब माइनस जे वाला जो है वो हो जाएगा सी ओ ए ओ सी। और ये हो जाएगा ए बी सी, हाँ। और ये हो जाएगा आपका ए ओ सी हो गया। ए ओ बी की बात करें तो ए ओ बी हो जाएगा माइनस के। और आपके लिमिट ए टेंडिंग टू ज़ीरो ट्रैक्शन ऑन प्लेन सी ओ बी इज इक्वल टू ट्रैक्शन एट ज़ीरो एट्स ओ सॉरी, ये सब वेक्टर है, ट्रैक्शन वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई। ये हो गए। तो अब मैं अपनी टोटल सरफेस फोर्स को लिख सकता हूँ। ट्रैक्शन ए बी सी प्लस ट्रैक्शन ए ओ सी प्लस ट्रैक्शन ए ओ बी सब ट्रैक्शन ए बी सी प्लस ट्रैक्शन नॉट नॉट ट्रैक्शन ट्रैक्शन ए बी सी इंटू एरिया ए, यही था, प्लस ट्रैक्शन ए ओ सी इंटू एरिया ए ओ सी एरिया ए, साथ में इसके था एन वाई। इसी तरह से ट्रैक्शन ए ओ बी एरिया ए इंटू एन जेड प्लस ट्रैक्शन सी ओ बी एरिया ए एन जेड। ये तो हो गई मेरी सरफेस फोर्सेस। और इसी को अभी अभी मैंने बताया कि बेसिकली टी ए बी सी, अच्छा उसको लिमिट वाली चीज़ को बाद में रखेंगे। अब उसको और बात कर लेते हैं बॉडी फोर्स की। तो टोटल बॉडी फोर्स क्या होगी? अब बॉडी फोर्स यूजुअली हम ग्रेविटी की बात करते हैं। तो टोटल बॉडी फोर्स फाइंड करने के लिए अगेन, ये अगर छोटा सा हमारा एक टेट्राहेड्रन है तो हम क्या करेंगे, मास इनटू ग्रेविटी। तो इसके जो मास होगा वो निकालने के लिए हमको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जो वॉल्यूम है अ, वो क्या होगी? तो अगर ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा जेड है, ठीक है। तो तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू ग्रेविटी, टोटल उसके लिए फोर्स के लिए। तो रो और वॉल्यूम क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और ये हो गया ग्रेविटी। इसी तरह से एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन अगर इसका a मान लें इसका, तो मास जो है वो रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है। तो अब हमें सारी फोर्सेस मिल गई। अब हम वापस न्यूटन्स लॉ पे चले जाते हैं, जो कहता है एफ समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। तो अब न्यूटन्स लॉ लगाएं तो पहले सरफेस फोर्सेस लिख लेते हैं। सरफेस फोर्सेस क्या है? टी ए बी सी इंटू टी ए बी सी, जो ए बी सी पे एक्ट कर रहा है ट्रैक्शन, और उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है ए। ठीक है, प्लस टी ए ओ सी इंटू ए एन वाई, प्लस टी ए ओ बी ए एन जेड, प्लस टी सी ओ बी ए, सॉरी ये एन वाई है, ये एन जेड है। एन जेड, ये हो गई सारी सरफेस फोर्सेस, प्लस आपके जो है वो वॉल्यूम, ये बॉडी फोर्स हो गई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू जी इज इक्वल टू मास, मास अगेन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू एक्सेलरेशन। हम्म, तो अब आप अगर इसको ए से जो है वो डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? टी ए बी सी इज इक्वल टू टी ए बी सी प्लस टी ओ ए ओ सी एन एक्स, एन एक्स है, प्लस टी ए ओ बी एन वाई प्लस टी सी ओ बी एन जेड। ठीक है, प्लस रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ओवर जी ओवर ए, और रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू ए डिवाइडेड बाई ए। अब ये ए जो है, ए को आप निकालोगे तो ए को आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड की टर्म्स में भी, किसी भी टर्म्स में आप लिख सकते हो। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एरिया ए जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बोला था कि एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, सॉरी एरिया ए बी सी नहीं, एरिया ए ओ, एरिया कोई सा भी एक उठा लो फेस का, जैसे एरिया ए ओ सी ले लिया, एरिया ए ओ सी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी इंटू एन वाई, ये बोला था मैंने। तो इससे हम लिख सकते हैं कि एरिया ए ओ सी क्या है, ए ओ सी को अगर आप देखो, ए ओ सी ये हाफ डेल्टा एक्स डेल्टा जेड है, ए ओ सी, और ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड बाई सिक्स होगा क्योंकि टेट्राहेड्रन है ना, उसमें बाई सिक्स का फैक्टर और लगा लीजिए, 1/6 होती है वो वॉल्यूम।
तो लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब अभी जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AOC का एरिया हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, और ये ABC को हमने लिखा है A, और ये हो गया NY। सो बेसिकली वी कैन से दैट A इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा जेड ओवर NY। इस चीज़ को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें A में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा TABC प्लस TAOC NX प्लस TAOB NY प्लस TCOB NZ प्लस रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ओवर 6A, और A की जगह लिख दूंगा मैं डेल्टा एक्स डेल्टा जेड ओवर NY। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ओवर 6 डेल्टा एक्स डेल्टा जेड ओवर NY इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे इंटू ग्रेविटी। अब जब आप इसकी लिमिट लोगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो, जब ये आप पूरी लिमिट लोगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये TABC, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ये लिमिट लेंगे तो TABC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बताया था TON के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे TABC की जगह हम लिख देते हैं TON। ओ मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ओ बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए सिर्फ TN लिख देता हूँ। अंडरस्टूड है कि ओ की बात हो रही है पॉइंट की। प्लस ये हो जाएगा आपका TO माइनस आई, अभी थोड़ी देर पहले बोला है, इंटू NX प्लस ये हो जाएगा आपका TO माइनस J इंटू NY प्लस ये हो जाएगा T माइनस K इंटू NZ प्लस ये वाली जो टर्म है डेल्टा एक्स डेल्टा जेड तो कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा वाई रह जाएगा यहाँ पे, और जब ये लिमिट टेंडिंग टू जीरो होगा तो डेल्टा वाई ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। इसी तरह से ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म जो है हमारी ये जीरो कर देगा डेल्टा वाई इसको लिमिट में। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा इक्वल टू जीरो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक रिलेशन जिसे कहा था कॉशीज पोस्टुलेट, वो ये था कि TN इज इक्वल टू माइनस ऑफ T ऑफ माइनस N। तो इसी से हमको जो है अगर N की जगह I रख दें तो बेसिकली T ऑफ I इज माइनस ऑफ T ऑफ माइनस I। तो ये चीज़ यहाँ पे रख देंगे, तो उससे ये जो है वो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और I का माइनस साइन हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली TN इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हो जाएगा तो ये इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, T ऑफ इन द डायरेक्शन I प्लस T इन द डायरेक्शन J प्लस T इन द डायरेक्शन K। तो ये है कोशीस थ्योरम। इसको और एक्सपेंड करके लिखेंगे तब आपको जो है वो थोड़ा रिकॉग्नाइज होगा सॉलिड मैकेनिक्स से, क्योंकि TN जो है इसको अगर हम कंपोनेंट्स की टर्म में लिखें, भाई ये एक वेक्टर है तो इसको एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखें, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं सिग्मा एन एक्स, इसका वाई कंपोनेंट को कहते हैं सिग्मा एन वाई, इसके जेड कंपोनेंट को कहते हैं सिग्मा एन जेड।
ठीक है। सिग्मा एन एक्स का क्या मतलब है? सिग्मा एन एक्स का मतलब है कि जो ट्रैक्शन उस प्लेन पे एक्ट करता है जिसका डायरेक्शन एन है, उसका एक्स कंपोनेंट हम ले रहे हैं। इसी तरह से ये एन एक्स के है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स एक्स, क्योंकि आई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो यहाँ एन की जगह एक्स लिख देते हैं, प्लस सिग्मा एक्स वाई, इसका वाई कंपोनेंट, प्लस सिग्मा एक्स जेड। ऐसे हम जे के लिए भी लिख सकते हैं, टी जे इज इक्वल टू सिग्मा वाई एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई प्लस सिग्मा वाई वाई जेड। ऐसे ही के लिए भी लिख दें, सिग्मा जेड एक्स आई प्लस सिग्मा जेड वाई जे प्लस सिग्मा जेड 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 के। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपने सॉलिड मैकेनिक्स में अभी पढ़ी होंगी। तो अब आप इस इक्वेशन को उठाओ और इसका एक्स कंपोनेंट लिखो। ठीक है, लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट इस इक्वेशन का, क्योंकि हमें टी का भी एक्स कंपोनेंट टी एन का भी पता है, टी आई का भी पता है, टी जे का भी पता है। ये जो है वही हमको बस लिख देना है। तो सारे एक्स कंपोनेंट को इक्वेट कर देना है, सारे वाई कंपोनेंट को, सारे जेड कंपोनेंट को। तो अगर एक्स कंपोनेंट को इक्वेट करें तो टी एन का एक्स कंपोनेंट क्या है? अभी बताया, सिग्मा एन एक्स, और वो बराबर होगा टी आई के एक्स कंपोनेंट के, जो है सिग्मा एक्स एक्स। सॉरी, यहाँ पे एक चीज रह गई, ये टी आई एन एक्स था ऊपर। ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एन एक्स एन वाई एन जेड भी था, वो रह गया एन वाई एन जेड। बिना इसके तो इक्वेशन अधूरी है। तो ये सिग्मा एक्स एक्स एन एक्स प्लस सिग्मा एक्स वाई एन वाई प्लस सिग्मा एक्स जेड एन जेड, एक्स कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से अगर वाई कंपोनेंट लिखें इस इक्वेशन का, तो ये हो जाता है सिग्मा एन वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स, सॉरी नॉट एक्स एक्स, सिग्मा वाई एक्स एन एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई एन वाई प्लस सिग्मा वाई जेड एन जेड। इसी तरह से आप सब लिख सकते हो। तो इसको जब हम एक्सपेंड करें, ये तीनों इक्वेशन, तीसरी भी लिख लो चलो, एन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड एक्स सिग्मा जेड वाई प्लस सिग्मा जेड जेड। अब ये तीन इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो एन एक्स एन वाई एन जेड को अगर हम ऐसे लिख लें, एन एक्स एन वाई एन जेड, ऐसे वेक्टर बना लें, और एन एक्स एन वाई एन जेड को ऐसे वेक्टर बना लें, एन वाई एन जेड। और ये मैट्रिक्स जो है, यहाँ ये जो सिग्मा एक्स 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 वाई एक्स जेड है, इसको ऐसे लिख लें, एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड एक्स
जेड वाई जेड जेड। तो अगर आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे तो आपको ये तीन इक्वेशन जो यहाँ है ये मिलेंगी, लेकिन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली यही कोशी थ्योरम है। इसको अगर शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट में अगर इसे लिखें तो बेसिकली ये है कि टी एन कि एन प्लेन पे जो ट्रैक्शन एक्ट कर रहा है उसको फाइंड करने के लिए आपको सिग्मा इंटू एन करना होगा। ये जो रिलेशन है ये सेम रिलेशन है, इसी को कॉशीस थ्योरम कहते हैं। तो बेसिकली कॉशी थ्योरम क्या करता है, हमको स्ट्रेस टेंसर की मदद से किसी भी प्लेन पे ट्रैक्शन निकाल के दे देता है। तो अब इसको देख के आप समझ गए होंगे कि बेसिकली स्ट्रेस जो है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट जो है वो टेंसर है। कि हमको अगर किसी पॉइंट पे कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है स्ट्रेस को, तो अगर हमें स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट्स हमको पता है तो हम बता सकते हैं कि किसी भी प्लेन में जो उस पॉइंट से पास कर रहा है स्ट्रेस टेंशन ट्रैक्शन जो है उस प्लेन पे क्या होगा। वो कैसे पता चलेगा, वो इसी थ्योरम से पता चलेगा। अगर आपको स्ट्रेस टेंसर मालूम है तो आप उसको सिंपली ये प्लेन, उस प्लेन के जो है वो डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करके और आप जो है वो उस प्लेन पे जो है वो ट्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बात है। अब इसके कुछ स्पेशल केस के ऊपर आते हैं। सर अब नेक्स्ट टर्न से करा दीजिए। हाँ, नेक्स्ट टर्न से अब करा दीजिए। क्यों थक गए क्या? यस सर। पहले ये बताओ कि ये सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि नहीं? सर अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी सर पढ़ा सॉलिड रहे हैं। मैकेनिक्स में कहाँ तक पहुंचे हो फर्स्ट यूनिट में? सॉलिड मैकेनिक्स अभी सर। start भी नहीं हुई है सर यूनिट। सर अभी बिजी थे इसलिए class नहीं ले पाए। सर अभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन और बीम का सर पढ़ा रहे हैं। स्टेप्स नहीं नहीं, बीम वाला छोड़ दो, बीम की बात नहीं कर रहा मैं, जो याकूब साहब जो पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे सर। उन्होंने क्लास नहीं ली सर एक अभी। अच्छा, तो अभी से बीम ही पढ़ा है सॉलिड मैकेनिक्स में? यस सर। अच्छा, तो ये तो मैं तुमको सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ाऊँ। बेसिकली हम लोग फ्लूइड में ये पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सॉलिड मैकेनिक्स पहले होता था कोर्स ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट सेमेस्टर होता था। तो सॉलिड मैकेनिक्स में क्योंकि पढ़ के आते थे तो ये चीज़ हम लोग जनरली पढ़ाते नहीं थे। लेकिन ये है क्योंकि अब साथ में चल रहा है तो मैं मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, सॉलिड मैकेनिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स आजकल अभी तक जो है वो कम पढ़ा रहा हूँ। अब इस पॉइंट से एक्चुअली में फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन स्टार्ट होना था। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब इसी में थोड़ा सा हमको ये सोचना है कि ये सोचो कि अब क्या है प्रॉब्लम कि अभी कितना टाइम बाकी है, 15 और 10 25 मिनट बाकी है। अब 25 मिनट अगर पहले छोड़ेंगे तो फिर सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा? जब मैं इतनी सारी चीज़ें तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने मैथ तुमको पूरी पढ़ाई जो तुमको मैथमेटिक्स के कोर्स में पढ़नी है अभी, सॉलिड मैकेनिक्स पूरी पढ़ाई। इसलिए क्योंकि अगर मैं बिना पढ़ाए स्टार्ट कर दूं तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अगर जब इतना पढ़ाएंगे तो फिर बिना टाइम दिए तो कोर्स का कंप्लीट होगा नहीं। कोई कोई वो नहीं, मतलब अगर कोई डिफिकल्टी हुआ करे तो पूछ लिया करो, पूछने में कोई वो नहीं है। नहीं तो फिर तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ जाएंगी, मुझे तो कोई बात नहीं है। तुम लोगों को ऑलरेडी 4 पीरियड तुम लोग जो है वो गोल कर चुके हो पहले हफ्ते में। तो इसमें बहुत सिंपल, बस जो ये इक्वेशन लिखी है इसी से बस देख के समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा मतलब इसको रिलेट भी करोगे 9th 10th के उससे भी, फिजिक्स से। तो थोड़ा देर और कर लेते हैं, थोड़ा देर और बर्दाश्त करो। अटेंडेंस का फॉर्म ये गूगल फॉर्म में स्टार्ट कर देता हूँ जब तक।
तो गूगल फॉर्म कहाँ गया अटेंडेंस का? देखो शाम में वैसे भी क्लासेस कम होती हैं क्योंकि लोग पूरा पूरा पीरियड सर कंटिन्यू क्लास होता हो नहीं रही है। है हाँ नहीं, कंटिन्यू क्लास तो हो रही है लेकिन वो पूरा पूरा पीरियड कहाँ होता है? 3 से। बीच बीच में कोई 15 मिनट पहले छूटा, कोई जो है वो लास्ट की क्लास है तो वो 15 मिनट पहले छोड़ दी। बीच में नमाज का भी टाइम आता है तो उसके लिए भी गैप हो गया, तो वो ऐसे करके शाम में सुबह की तरह कंटिन्यू क्लास नहीं होती, फुल फुल क्लास। और फिर और शाम में आपका समझ में भी बिजी कम आता है। शेड्यूल है। ऑब्वियस सी बात है, शाम में आदमी थका हुआ ही होता है तो समझने में भी दिक्कत होती है। अटेंडेंस खोल दिए, अटेंडेंस लगा लो जब तक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। बेसिकली आज जितना भी पढ़ाया है वो सारा तो तुम सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ ही लोगे। फ्लूइड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे बस इतना ही कहना है कि जो है वो किसी भी प्लेन पे तुम जनरली यहाँ पे देखा है मैंने, लोग स्ट्रेस वेक्टर बोलते हैं इसको, ट्रैक्शन को। लेकिन और जगहों पे लोग ट्रैक्शन ज़्यादा पसंद करते हैं बोलना, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो टेंसर जो है पार्ट उसके लिए, पूरे के लिए उसके लिए रिजर्व किए हुए हैं। तो बेसिकली किसी भी प्लेन पे जो ट्रैक्शन है या जिसको स्ट्रेस वेक्टर बोल देते हैं, वो अगर फाइंड करना है तो बस स्ट्रेस टेंसर लो और ये अपना उसका डायरेक्शन, उसका नॉर्मल का डायरेक्शन लो, उससे जो है ये मिल जाएगा। बस इतनी सी बात जो है वो मेन याद रखने वाली है। और इसी से जो है वो, अब इंटरेस्टिंग चीज इससे ये है कि सोचो अगर कोई फ्लूइड है जो कि स्टैटिक है, तो अगर वो फ्लूइड स्टैटिक है तो उसमें एकदम स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि फ्लूइड जो है वो शियर स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर शियर स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता का मतलब यह है कि अगर फ्लूइड पे थोड़ी सी भी शियर स्ट्रेस लगी तो वो भाग जाएगा, मूव करेगा उस पे, है ना? यही स्टार्टिंग में बताया था फ्लूइड की डेफिनेशन, कि शियर स्ट्रेस लगते ही फ्लूइड मूव करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें, यानी कि अगर हाइड्रोस्टैटिक्स के केस की बात करें कि जब जो है वो फ्लूइड स्टैटिक है, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कि मतलब स्ट्रेस जो है वो हाइड्रोस्टैटिक केस में क्या होगी, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो हाइड्रोस्टैटिक इम्प्लाई ही करता है कि नो शियर स्ट्रेस, क्योंकि अगर शियर स्ट्रेस होती तो फ्लूइड स्टैटिक नहीं होता, मूव कर रहा होता, है ना? तो नो शियर स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ कि नो शियर स्ट्रेस का मतलब हुआ कि सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स एटसेट्रा, जो भी ये मिक्स वाली टर्म्स है ये जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो हो जाएंगी? क्योंकि शेयर, क्योंकि सिग्मा एक्स वाई क्या देता है, सिग्मा एक्स वाई देता है हमको स्ट्रेस ऑन ए प्लेन नॉर्मल टू एक्स इन द डायरेक्शन। तो ये बेसिकली देता है वाई कंपोनेंट उसका। तो y component of stress on a plane with normal in the direction of x, वो प्लेन, उस प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रही है जिसका डायरेक्शन जो है वो x के अलोंग है, जिसका नॉर्मल का डायरेक्शन x के अलोंग है, उस प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रही है उसका जो y कंपोनेंट है वो सिग्मा एक्स वाई से मिलता है। कैसे? इसको अगर प्रूफ करना हो, मतलब इसको चेक करना हो, तो इसको ऐसे कर सकते हो कि n को अपना जो है चेक, यह है कि n को y की जगह x सब्सटीट्यूट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, ये मैट्रिक्स वाली में। तो n को x सब्सटीट्यूट करने का मतलब ये है कि नॉर्मल अगर x डायरेक्शन का ले लें तो nx इक्वल टू 1 हो जाएगा,
एन वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एन जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो उसमें एन एक्स जो हमारा उसमें जो नॉर्मल होगा वो एक्स के अलोंग होगा, तो इसलिए एन एक्स वन और एन वाई एन जेड जीरो हो जाएगा। ये चीज अगर तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हारा वाई डायरेक्शन, चलो ठीक है, अब तुम लोग वैसे भी मुझे लग रहा है कि फॉलो कर नहीं रहे हो, तो इसको अगले दिन से ही शुरू करेंगे। लेकिन उसका क्या होगा जो 4 क्लास तुम लोग पहले से छोड़े हुए हो। हम्म। सर आखिर में अगर आपको जरूरत होगी तो आप ले लीजिएगा एक्स्ट्रा क्लास। मैं तो सिर्फ मिड सेम तक ही लूंगा ना क्लास, बाकी तो रियाज आरिफ भी लेंगे। चलो देखते हैं, तुम्हारे ऊपर है, सर जरूरत बाद में देख पड़ेगी तो। लेंगे, अरेंज कर लेंगे सर। ठीक है। पढ़ाएंगे। हाँ, क्या बोले? कितनी यूनिट पढ़ाएंगे सर आप? मैं 2 यूनिट पढ़ाऊंगा।